नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिग्विजय इकॉन लैब में, जहां इकोनॉमिक्स की तैयारी होती है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, स्मार्ट स्ट्रेटेजी और सिलेक्शन फोकस के साथ। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं पेपर 2 मैक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट 2 चैप्टर 2 डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। और ध्यान रखिए, यह चैप्टर MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स एग्जाम 2025 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कई बार सीधे या प्रत्यक्ष रूप से प्रश्न इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। इस वीडियो में आपको मिलेंगे 100 मोस्ट प्रोबेबल MCQs डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग, प्रीवियस ईयर ट्रेंड एनालिसिस, एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन। हम कवर करेंगे क्लासिकल अप्रोच टू एम्प्लॉयमेंट, किन्सियन अप्रोच, किन्सियन एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, इफेक्टिव डिमांड एंड लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। दोस्तों, अगर आप सच में सिलेक्शन चाहते हैं तो इस चैप्टर को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। यह यूनिट आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स की फाउंडेशन तैयार करती है और इंटरव्यू तक उपयोगी रहती है। और यदि आपने यूनिट 2 का पहला चैप्टर नहीं देखा है, जो कि नेशनल इनकम पर बेस्ड है, तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके पूरी प्लेलिस्ट जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स 2025 की सभी इंपॉर्टेंट MCQ क्लासेस, रिवीजन सीरीज और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सबसे पहले आपको मिले। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। लर्न, एनालाइज, सक्सीड विद दिग्विजय इकॉन लैब। असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स एग्जाम 2022 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें इस यूनिट से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम देखने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड फंक्शन से। क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू किन्स एग्रीगेट डिमांड फंक्शन डिपेंड्स ऑन। किन्स के अकॉर्डिंग एग्रीगेट डिमांड फंक्शन किस पर डिपेंड करता है? ऑप्शंस दिए हैं, टेक्निकल कंडीशन ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा कंजम्पशन फंक्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन। किन्स ने क्या बोला था? डेट एग्रीगेट डिमांड इज द सम ऑफ कंजम्पशन डिमांड एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड। जो एग्रीगेट डिमांड होती है वह कंजम्पशन डिमांड प्लस इन्वेस्टमेंट डिमांड का सम होती है। यहाँ पर एक्स एक्सिस पर देखेंगे आप तो आउटपुट या इनकम को दिखाया गया है, और वाई एक्सिस पर क्या दिखाया गया है? प्राइस लेवल को दिखाया गया है। और जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है हमारा, वह डाउनवर्ड स्लोपिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किन्सियन एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। तो इसमें ऑप्शन है विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू किन्सियन एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। इनमें से कौन से ऑप्शंस जो हैं वो सही है किन्सियन एम्प्लॉयमेंट थ्योरी के लिए? तो ऑप्शन है टोटल इनकम डिपेंड ऑन टोटल एम्प्लॉयमेंट। क्या टोटल इनकम टोटल एम्प्लॉयमेंट पर डिपेंड करती है? दूसरा है टोटल एम्प्लॉयमेंट डिपेंड ऑन एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड। टोटल एम्प्लॉयमेंट जो है वो एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड पर डिपेंड करती है। थर्ड है लॉन्ग रन एग्रीगेट डिमांड ऑलवेज इक्वल एग्रीगेट सप्लाई। लॉन्ग रन में जो एग्रीगेट डिमांड है वो हमेशा एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होता है। या फोर्थ है मनी इज मेयरली ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जो मनी है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 1 and 2 ओनली। टोटल डिमांड इट डिपेंड्स ऑन टोटल एम्प्लॉयमेंट एंड टोटल एम्प्लॉयमेंट डिपेंड ऑन एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड। तो जो इनकम होती है वो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर डिपेंड करती है, और एम्प्लॉयमेंट कैसे डिटरमाइन होता है? इफेक्टिव डिमांड से होता है। और एग्रीगेट डिमांड डज नॉट ऑलवेज इक्वल एग्रीगेट सप्लाई इन लॉन्ग रन। और एग्रीगेट डिमांड जो होती है वो हमेशा एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल नहीं हो सकती लॉन्ग रन में। मनी इज़ नॉट ओनली ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज बट आल्सो ए स्टोर ऑफ वैल्यू। जो मनी है वो केवल मीडियम ही, एक्सचेंज का मीडियम ही नहीं है बल्कि स्टोर वैल्यू भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिकल अप्रोच से फुल एम्प्लॉयमेंट का। The full employment level argument in classical theory is based on the assumption that there is options है inverse relation between money wages and real wages, direct and inverse relation between money wages and real wages, या direct and proportional relation between money wages and real wages, और indirect and proportional relation between money wages and real wages। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल रिलेशन बिटवीन मनी वेजेस एंड रियल वेजेस। तो फुल एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? क्लासिकल थ्योरी के अनुसार फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, और ये किस पर आधारित है कि जो मनी वेजेस है और रियल वेजेस है उसमें कैसा रिलेशन होता है? डायरेक्ट और प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। इसका मतलब क्या होगा कि वो मानते थे कि मनी वेजेस और रियल वेजेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, और वेजेस में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और ये कैसे क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वेज में क्या होती है? फ्लेक्सिबिलिटी होती है। वेज, प्राइस और इंटरेस्ट में, तीनों में क्या पाई जाती है? फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। ऐसा उन्होंने माना था क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने। इसलिए यहाँ पर क्या होता है? फुल एम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली अचीव हो जाता है। तो इसमें हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट देखे हैं? एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट देखा है, इफेक्टिव डिमांड का, किन्सियन एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, क्लासिकल अप्रोच, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। इन टॉपिक से यहाँ पर प्रीवियस ईयर में MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2022 में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इनके बारे में हम डिटेल में आगे देखेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारा MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स एग्जाम 2024 हुआ था, उसमें इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास किन्सियन एम्प्लॉयमेंट थ्योरी से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन से इंटरेस्ट रेट का निर्धारण सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के द्वारा होता है।
इक्विलिब्रियम अंडर एम्प्लॉयमेंट की स्थिति में भी संभव है। किन्स ने रिसेशन एवं अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने हेतु फिस्कल पॉलिसी पर बल दिया है। तो इंटरेस्ट रेट इज डिटरमाइंड बाय सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट, किन्सियन एम्फसाइज फिस्कल पॉलिसी टू रिमूव रिसेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ऑप्शन है इसमें 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 है या 1, 2, 3। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? 2 and 3 ओनली। तो स्टेटमेंट 1 क्या बोल रही थी हमें कि इंटरेस्ट रेट का निर्धारण सेविंग और इन्वेस्टमेंट से होता है। तो ये इनकरेक्ट है, क्योंकि क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट इज डिटरमाइंड बाय लिक्विडिटी प्रेफरेंस, और लिक्विडिटी प्रेफरेंस का मतलब होता है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी, एंड नॉट बाय सेविंग इन्वेस्टमेंट। मतलब क्या होगा कि जो इंटरेस्ट रेट का निर्धारण है वो किससे होगा? डिमांड और सप्लाई से होगा, न कि आपके सेविंग और इन्वेस्टमेंट से होगा। सेकंड स्टेटमेंट क्या था हमारा? किन्स एक्सेप्टेड अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। किन्स ने किसको एक्सेप्ट किया? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को एक्सेप्ट किया है, जबकि क्लासिकल फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। स्टेटमेंट 3 भी हमारा करेक्ट है। किन्स एडवोकेटेड एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी टू इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड। किन्स ने एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी की वकालत की है एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करने के लिए। तो ये सेकंड और 3 इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, जबकि फर्स्ट वाला गलत होगा। क्यों होगा? क्योंकि वहाँ पर लिक्विडिटी प्रेफरेंस के द्वारा इंटरेस्ट का निर्धारण होता है, न कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्लाई ऑलवेज क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड। यह किस इकोनॉमिस्ट के द्वारा बोला गया है? तो इसके ऑप्शंस दिए थे AC पीबू, JM किन्स, JB सेन, अल्फ्रेड मार्शल। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा JB से। तो यह सेज लॉ ऑफ मार्केट का कथन है। मतलब जो JB से उनके द्वारा कहा गया था कि सप्लाई जो है वो अपनी डिमांड खुद क्रिएट करती है। वह क्लासिकल एम्प्लॉयमेंट थ्योरी का क्या है? बेस है, आधार है। तो इस प्रकार हमने MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स एग्जाम 2022 एवं 2024 में इस टॉपिक से जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे उनका एनालिसिस किया है हमने। अब आगे हम देखते हैं कि हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट क्या है। थोड़ा कॉन्सेप्ट के बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। इसमें हमें क्या क्या देखना है? क्लासिकल अप्रोच के बारे में, किन्सियन अप्रोच के बारे में, किन्सियन एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, इफेक्टिव डिमांड एंड लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी के बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्लासिकल अप्रोच ये क्या थी और किन किन मुख्य अर्थशास्त्रियों के द्वारा ये दी गई थी। तो मेन इकोनॉमिस्ट इसमें थे एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, JB से, AC पीबू और मार्शल। ये जो मेन इकोनॉमिस्ट है ये किससे संबंधित है? क्लासिकल अप्रोच से संबंधित है। इनके द्वारा कुछ एजम्पन्स दी गई थी। वो एजम्पन्स क्या थी कि इकोनॉमी में जो होता है वो फुल एम्प्लॉयमेंट होता है। मतलब इकोनॉमी नॉर्मली ऑपरेट्स एट फुल एम्प्लॉयमेंट। अर्थव्यवस्था जो रहती है वो सामान्यतः पूर्ण रोजगार की स्थिति में रहती है, जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई की स्थिति में होती है लॉन्ग रन में। सेकंड है परफेक्ट कंपटीशन, की ऑल मार्केट आर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव। जितने भी मार्केट रहते हैं वो क्या रहते हैं? परफेक्टली कॉम्पिटिटिव रहते हैं। वेज एंड प्राइस जो रहते हैं वो क्या रहती है? फ्लेक्सिबल रहती है। मजदूरी और कीमत में लोचदार होती है, उसमें परिवर्तन हो सकता है। एंड न्यूट्रलिटी ऑफ मनी, और मुद्रा की तटस्थता की ये बात करते हैं। मनी अफेक्ट ओनली प्राइस नॉट आउटपुट। अब आगे देखते हैं हम कि से का लॉ क्या था? सेज लॉ ऑफ मार्केट। तो यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? JB से के द्वारा कहा गया था। और उन्होंने कहा था कि सप्लाई क्रिएट्स इज ऑन डिमांड। सप्लाई जो है वो अपनी डिमांड खुद क्रिएट करती है। इसका मतलब ये होगा कि सप्लाई का काम कौन करता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन करता है, जिसमें लेबर्स आते हैं। और लेबर के द्वारा डिमांड कैसे उत्पन्न की जाएगी कि जो लेबर जो भी प्रोडक्ट पे बना रहे हैं वो तो उसका कंजम्पशन भी करेंगे। तो जितना वो बना रहे हैं अगर वो उतना पूरा कंजम्पशन कर लेते हैं तो इससे क्या होगा कि मार्केट में अपने आप डिमांड उत्पन्न हो जाएगी। तो यही उनका कॉन्सेप्ट था सप्लाई क्रिएट्स ऑन डिमांड का, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम इसका ग्राफ देख लेते हैं। तो क्लासिकल फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति में ग्राफ कैसे बनेगा कि एक्स एक्सिस पर होगा आउटपुट और वाई एक्सिस पर होगी आपकी प्राइस। और फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट निकालने के लिए क्या करेंगे कि एग्रीगेट डिमांड जो होगी वो हमारी हॉरिजॉन्टल रहेगी और वहीं एग्रीगेट सप्लाई कैसी रहेगी? वर्टिकल रहेगी। और जहाँ पर ये एक दूसरे से मिलेंगे वही क्या होगा? फुल एम्प्लॉयमेंट का पॉइंट होगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एग्रीगेट सप्लाई क्या है? वर्टिकल है, जहाँ पर आउटपुट फुल एम्प्लॉयमेंट पर है और आउटपुट रिमेंस कांस्टेंट। यहाँ पर आउटपुट क्या है? हमेशा कांस्टेंट रहता है। और चेंज इन एग्रीगेट डिमांड अफेक्ट ओनली प्राइसेस। जो एग्रीगेट डिमांड में जो भी चेंज आता है वो केवल किसको अफेक्ट करता है? प्राइस को अफेक्ट करता है। अब आगे देखते हैं किन्स की अप्रोच। किन्स के द्वारा क्या अप्रोच दी गई थी? तो उनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट इन मनी, जो कि 1936 में लिखी गई थी। तो किन्स ने क्लासिकल थ्योरी की आलोचना की है। किस आधार पर की है कि क्लासिकल थ्योरी फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करती है, जबकि किन्स जो है वो अंडर एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, है ना।
और मेन काज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, उनके द्वारा अनएम्प्लॉयमेंट के मुख्य कारण बताए गए हैं। डिफिशियंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड में क्या होती है, कमी होती है। इनसफिशिएंट इन्वेस्टमेंट होता है और लिक्विडिटी प्रेफरेंस, ये मुख्य कारण थे अनएम्प्लॉयमेंट के। अब आगे देख लेते हैं हम कि किन्स की एम्प्लॉयमेंट थ्योरी क्या है। तो किन्स के द्वारा ये प्रतिपादित है। और एम्प्लॉयमेंट डिपेंड अपॉन इफेक्टिव डिमांड, किन्स के अनुसार जो एम्प्लॉयमेंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इफेक्टिव डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। और इफेक्टिव डिमांड क्या होती है ये हम आगे देखेंगे। एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड जहाँ पर बराबर हो जाती है उसी को हम इफेक्टिव डिमांड कहते हैं। तो हायर एग्रीगेट डिमांड, उससे क्या होगा, हायर एम्प्लॉयमेंट होगा और उससे मोर इनकम जनरेट होगी। इसका ग्राफ देख लेते हैं। यहाँ पर एक्स एक्सिस पर इफेक्टिव डिमांड को बताया गया है और वाई एक्सिस पर रोजगार या एम्प्लॉयमेंट को बताया गया है। अगर हायर एग्रीगेट डिमांड होगी तो वो क्या करेगी, हायर एम्प्लॉयमेंट होगा और हायर एम्प्लॉयमेंट से मोर इनकम जनरेट होगी। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम किन्स के द्वारा स्वीकार किया गया था। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट को भी उनके द्वारा स्वीकार किया गया है। और फिस्कल पॉलिसी इंटरवेंशन की ये बात करते हैं। मतलब क्या है कि जब 1930s की बात है, उस समय पर जब महामंदी का दौर था, ग्रेट डिप्रेशन, तब क्या हो रहा था कि जो वर्ल्ड की इकोनॉमी थी वो 15% के समथिंग गिर गई थी। और जो हमारा ट्रेड था, इंटरनेशनल ट्रेड, वो 50% अफेक्टिव हो गया था। जबकि 2008 में जब महामंदी आई थी, महामंदी का दौर था, उस डिप्रेशन का दौर था, उस समय पर क्या हुआ था कि पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी केवल 1% ही उसमें गिरावट आई थी। लेकिन 1930 में क्या हुआ था कि 15% गिरावट आ गई थी पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी में। तो उस समय पर जो हमारे क्लासिकल थे, उनकी जो थ्योरी थी कि सप्लाई जो है वो अपनी डिमांड खुद क्रिएट कर लेगी और जो डिप्रेशन है उससे दूर हो जाएंगे, तो उनकी जो अप्रोच थी वो फेल हो गई थी। तो उस समय पर हमारे जो किन्स थे, उनकी जो थ्योरी है वह क्या थ्योरी है कि डिमांड जो है वो अपनी सप्लाई खुद क्रिएट करती है। और इन्होंने किसकी बात कही थी, फुल एम्प्लॉयमेंट की जगह पर अंडर एम्प्लॉयमेंट की बात कही है इन्होंने। और सबसे ज़्यादा इनकी एक इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि इन्होंने गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की बात कही है। मतलब क्या है कि सरकार को एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लेके आना चाहिए, जिससे जब सरकार जब खर्चा करेगी तो उससे क्या होगा, डिमांड अपने आप डेवलप होगी और इकोनॉमी अपने आप फिर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ जाएगी। तो इस प्रकार से किन्स ने अपनी थ्योरी दी थी और ग्रेट डिप्रेशन से बचाने में इनका सबसे बड़ा योगदान है। और इसलिए इनका हम रोजगार का सिद्धांत देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम इफेक्टिव डिमांड के बारे में। तो इफेक्टिव डिमांड क्या होती है, एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, आपस में बराबर हो जाती है, उसको हम इफेक्टिव डिमांड कहते हैं। और ये कैसे निर्धारित होती है, आउटपुट के द्वारा, इनकम के द्वारा और एम्प्लॉयमेंट के द्वारा यह निर्धारित होती है। मतलब एक्स एक्सिस पर हम क्या लेते हैं, आउटपुट लेते हैं, वाई एक्सिस पर क्या लेते हैं, प्राइस लेते हैं। एग्रीगेट डिमांड कर्व जो होता है हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, वहीं एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, हमारी अपवर्ड स्लोपिंग होती है। और जो जब ये यहाँ पर मिलती है उस पॉइंट को क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं इफेक्टिव डिमांड का पॉइंट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं एग्रीगेट डिमांड क्या होती है। तो टोटल प्लान एक्सपेंडिचर इन एन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी के अंदर जितना भी एक्सपेंडिचर होता है, जो प्लान एक्सपेंडिचर होता है, उसको हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। इसका फार्मूला होता है एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट या नेट एक्सपोर्ट। और इसके डिटरमाइनिंग फैक्टर कौन कौन से हैं, कंजम्पशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट। ये क्या है, इसके एग्रीगेट डिमांड के डिटरमाइनिंग फैक्टर हैं या डिटर्मिनेंट्स हैं। इसका कर्व कैसा होता है, इसका कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और इसमें प्राइस और आउटपुट के बीच में क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है, इस कारण से डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। इफेक्टिव डिमांड हमने देख लिया है। एग्रीगेट सप्लाई हम देख लेते हैं। एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, टोटल आउटपुट फर्म विल आर बिलिंग टू प्रोड्यूस। एक फर्म जो होती है वो जितना भी आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहती है उसको हम एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। यह इसका जो कर्व होता है दो टाइप का होता है, तो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, दूसरा लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। तो शॉर्ट रन में क्या होता है, ये पॉजिटिव स्लोप लिए होता है, वही लॉन्ग रन में क्या हो जाता है, वर्टिकल हो जाता है, इस टाइप से हो जाता है, जो कि किसको बताता है, पूर्ण रोजगार स्तर को बताता है। और इसकी कुछ विशेषताएं हैं कि यह अपवर्ड स्लोपिंग होता है। मतलब क्या होता है कि प्राइस और आउटपुट में इसमें पॉजिटिव रिलेशन होता है, इस कारण से यह अपवर्ड स्लोपिंग होता है। अब हम देखते हैं कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी क्या होती है। तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी जो है वो किसके द्वारा दी गई थी, जेम्स किन्स के द्वारा दी गई थी। मतलब जॉन बेनार्ड किन्स के द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया था। और यह क्या होती है कि ब्याज दर का निर्धारण मुद्रा की मांग और उसकी आपूर्ति के द्वारा होता है। मतलब इंटरेस्ट रेट इज डिटरमाइंड बाय डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी।
जो इंटरेस्ट रेट होता है उसका डिटरमाइन मतलब उसका निर्धारण कैसे होता है, मनी डिमांड और मनी सप्लाई से होता है। तो इंटरेस्ट रेट इज़ अ फंक्शन ऑफ मनी डिमांड एंड मनी सप्लाई। और कोई भी व्यक्ति जो होता है वो मनी को अपने पास 3 मुख्य ऑब्जेक्ट से रखता है, या तो ट्रांजैक्शन मोटिव से, या प्रिकॉशनरी मोटिव से, या स्पेकुलेटिव मोटिव से। ट्रांजैक्शन मोटिव का मतलब क्या होता है कि डे टू डे ट्रांजैक्शन जो करते हैं हम, दैनिक लेन देन, उसके लिए उसको ट्रांजैक्शन मोटिव कहते हैं। प्रिकॉशनरी मोटिव का मतलब होता है कि फॉर अनएक्सपेक्टेड कंटिजेंसी, फ्यूचर में अगर कोई अनएक्सपेक्टेड कंटिजेंसी आ जाए, कोई बीमार हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसके लिए जो हम पैसा रख के रखते हैं उसको प्रिकॉशनरी मोटिव कहते हैं। और थर्ड होता है स्पेकुलेटिव मोटिव, जो कि क्या होता है, फ्यूचर इंटरेस्ट रेट का फ़ायदा उठाने के लिए किया जाता है कि मान लो भविष्य में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो रही है, तो फिर व्यक्ति क्या करेगा, बॉन्ड वगैरह में इन्वेस्ट करेगा। तो ये स्पेकुलेटिव मोटिव से रखा जाता है। अब इसका कर्व देख लेते हैं। तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व जो होता है, इसमें एक्स एक्सिस पर हम मनी डिमांड को रखते हैं, वहीं वाई एक्सिस पर किसको रखते हैं, इंटरेस्ट रेट को रखते हैं, जो कि क्या होता है, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। और इसमें इंटरेस्ट रेट और मनी डिमांड के इसमें क्या होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। मतलब अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगी तो मनी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वहीं इंटरेस्ट रेट कम होगी तो मनी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि अगर ब्याज दर ज़्यादा है तो लोग बैंक में सेविंग अकाउंट में पैसा ना रखकर बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे, वहीं अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो अपने सेविंग अकाउंट में पैसा कम रखेंगे और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे। वहीं अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो लोग अपने सेविंग अकाउंट में पैसा रखना पसंद करेंगे, अपने पास लिक्विडिटी रखना पसंद करेंगे और इन्वेस्टमेंट कम करेंगे। ठीक है, ये इंटरेस्ट रेट को बता रहा है हमारा, ये लिक्विडिटी को बता रहा है और ये इन्वेस्टमेंट को बता रहा है। अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो लिक्विडिटी कम हो जाएगी और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाएगा। अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो लिक्विडिटी ज़्यादा होगी और इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। इसमें लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी कहते हैं, ये जो किन्स के द्वारा दी गई थी। लोग जो है वो 3 मोटिव से अपने पास पैसा रखते हैं। फर्स्ट है ट्रांजैक्शन मोटिव, लेन देन के उद्देश्य से, प्रिकॉशनरी मोटिव मतलब फ्यूचर में जो अनएक्सपेक्टेड कंटिजेंसी आती है उनके लिए, और स्पेकुलेटिव मोटिव जिसका मतलब होता है कि फ्यूचर की इंटरेस्ट रेट को चेंज होने के कारण। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट देख लिए हैं। अब हम लिक्विडिटी ट्रैप नाम का एक कॉन्सेप्ट देखते हैं। लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है, तो लिक्विडिटी ट्रैप एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर इंटरेस्ट रेट क्या होती है, एक्सट्रीमली लो हो जाती है, मतलब बहुत कम हो जाती है। एंड पीपल होल्ड ऑल एडिशनल मनी। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा कम हो गई है, बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है, तो लोग क्या करेंगे, जितना भी पैसा है वो क्या करेंगे, अपने पास रख के रखेंगे, है ना, अपने सेविंग अकाउंट में रख के रखेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो अतिरिक्त पैसा रहता है लोगों के पास, वो अपनी मुद्रा के रूप में रखना पसंद करते हैं, मतलब करेंसी के रूप में फॉर्म में रखना पसंद करते हैं, ताकि तुरंत किसी भी सिचुएशन में वो उसका यूज़ कर सकें। तो इसमें क्या होता है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो इनएफेक्टिव हो जाती है, प्रभावहीन हो जाती है। तो हमने यहाँ पर कौन कौन से कॉन्सेप्ट देख लिए हैं, क्लासिकल थ्योरी के बारे में देख लिए हैं, उसके एजम्पशंस हमने देख लिए हैं। सेल लॉ क्या होता है, इसमें बेज फ्लेक्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट हमने देखा कि बेज, प्राइस और इंटरेस्ट जो रहता है वो क्लासिकल अप्रोच में क्या रहता है, फ्लेक्सिबल रहता है। और फुल एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर एग्जिस्ट करता है और मनी क्या होती है, न्यूट्रल होती है। वही किन्स की अप्रोच में हमने इफेक्टिव डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट इंटरवेंशन, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ा है। यहाँ पर इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होता है, क्योंकि जैसे एक कर्व देख लीजिए आप, यहाँ पर एक ये ग्राफ है आपका, ये आपकी सप्लाई है। अब ये अप्रोचेस दी गई हैं, तो इसको आप PDF हम बाद में शेयर कर देंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पूरी अप्रोच में क्या क्या है, कौन कौन से अजम्पशंस है, किसका क्या लॉ है। अब हम डायरेक्टली हमारे MCQs पर आते हैं। तो चलिए MCQ शुरुआत करते हैं हम। फर्स्ट MCQ हमारा, हु प्रपाउंडेड द किन्स एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। तो किन्स का जो एम्प्लॉयमेंट थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई थी, ऑप्शन से मार्शल, पिगू, किन्स या रिकार्डो। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, किन्स के द्वारा दी गई थी। J.M. किन्स प्रेजेंटेड दिस थ्योरी इन 1936 इन हिज बुक। उनकी फेमस बुक क्या थी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जो कि 1936 में उनके द्वारा प्रेजेंट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू किन्स एम्प्लॉयमेंट डिपेंड। तो किन्स के अनुसार एम्प्लॉयमेंट किस पर डिपेंड करता है, बेज रेट पर, इफेक्टिव डिमांड पर, पॉपुलेशन पर या कैपिटल पर। तो किन्स के अनुसार जो एम्प्लॉयमेंट है वो किस पर डिपेंड करता है, इफेक्टिव डिमांड पर। एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमाइंड बाय इफेक्टिव डिमांड, और इफेक्टिव डिमांड क्या होती है, जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है।
इफेक्टिव डिमांड इज डिटरमाइंड वेयर, इफेक्टिव डिमांड कहाँ पर डिटरमाइन होता है, जहाँ पर सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है, कंजम्पशन सेविंग के बराबर होता है, या एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट के बराबर होता है, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बराबर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होता है। इफेक्टिव डिमांड ऑक्यूर्स एट द इंटरसेक्शन ऑफ एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो होते हैं इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पर इफेक्टिव डिमांड ऑक्यूर होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा हु गेव सेज लॉ, से का नियम किसने दिया है, ऑप्शन से किन्स, से, पिगू या मार्शल। तो से का नियम किसने दिया है, से के द्वारा दिया गया है, जेबी से के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, जेबी से। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, ये उनका स्टेटमेंट था। अगला है किन्स रिजेक्टेड, किन्स ने किसे रिजेक्ट किया है, मल्टीप्लायर को, इफेक्टिव डिमांड को, सेज लॉ को, या कंजम्पशन फंक्शन को। तो किन्स के द्वारा किसको रिजेक्ट किया गया था, सेज लॉ को, सेज लॉ को उनके द्वारा रिजेक्ट किया गया था। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, किन्स आर्ग्यूड दैट डिमांड डिफिशिएंसी कैन क्रिएट अनएम्प्लॉयमेंट। अगला है हमारा क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बिलीव्ड इन, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट किस में बिलीव करते थे, अंडर एम्प्लॉयमेंट में, फुल एम्प्लॉयमेंट में, अनएम्प्लॉयमेंट में, या स्टैगफ्लेशन में। तो जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो किस में बिलीव करते थे, फुल एम्प्लॉयमेंट में। वहीं किन्स के द्वारा अंडर एम्प्लॉयमेंट की बात कही गई है, और फुल एम्प्लॉयमेंट को नॉर्मल सिचुएशन मानते थे वो क्लासिकल। एग्रीगेट डिमांड कंसिस्ट ऑफ, एग्रीगेट डिमांड में क्या शामिल होता है, कंजम्पशन ओनली, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट, या प्रॉफिट प्लस रेंट। साथ साथ आप कमेंट में भी आंसर लिखते जाइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है एग्रीगेट डिमांड कर्व का स्लोप कैसा होता है, अपवर्ड, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, या डाउनवर्ड। तो एग्रीगेट डिमांड का कर्व कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। और ये क्यों होता है, क्योंकि इसमें इन्वर्स रिलेशन होता है ना। प्राइस लेवल और एग्रीगेट डिमांड में क्या होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है, इसलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। नेक्स्ट है एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या होता है, जहाँ पर टोटल डिमांड, टोटल सेविंग, टोटल आउटपुट सप्लाइड, टोटल कंजम्पशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, टोटल आउटपुट सप्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व कैसा होता है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डाउनवर्ड, या सर्कुलर। तो हमने देखा था लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कैसा होता है, वर्टिकल होता है ना। इस टाइप से कर्व जाता है ये, पहले तो शॉर्ट रन में इस टाइप से रहता है और लॉन्ग रन में क्या हो जाता है, वर्टिकल हो जाता है। जो कि क्या बता रहा है, फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट को बताता है। नेक्स्ट है किन्स एक्सेप्टेड, किन्स के द्वारा एक्सेप्ट किया गया था फुल एम्प्लॉयमेंट को, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को, हाइपर इन्फ्लेशन को, या बेच फंड थ्योरी को। तो किन्स के द्वारा अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को एक्सेप्ट किया गया था। किन्स ने क्या बोला था कि शॉर्ट रन में तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व ये रहता है, लॉन्ग रन में वर्टिकल हो जाता है। वहीं डिमांड कर्व की बात करें तो एग्रीगेट डिमांड कर्व इस टाइप से जाता है, और यहाँ पर जो ये इंटरसेक्शन का पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है, इफेक्टिव डिमांड को कहलाता है। और जो लॉन्ग रन होता है इसमें जो डिफरेंस होता है, लॉन्ग रन में एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड के बीच में क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसी को हम अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन कहते हैं, या इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, उसको अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी एम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स अपॉन, क्लासिकल थ्योरी के अनुसार एम्प्लॉयमेंट किस पर डिपेंड करता है, इफेक्टिव डिमांड पर, रियल वेज रेट पर, पॉपुलेशन पर, या मनी सप्लाई पर। तो क्लासिकल थ्योरी के अनुसार क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट रियल वेज रेट पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है हु एम्फेसाइज्ड वेज फ्लेक्सिबिलिटी, वेज फ्लेक्सिबिलिटी की बात किसने कही है, किन्स ने, पिगू ने, हेरोल्ड ने, या कॉल्डर ने। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा पिगू ने। नेक्स्ट है एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, सेविंग, कंजम्पशन प्लस सेविंग, इन्वेस्टमेंट प्लस सेविंग, या कंजम्पशन प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है इफेक्टिव डिमांड डिटरमाइंस, इफेक्टिव डिमांड कब निर्धारित होती है, जहाँ पर इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट हो, या ऑल ऑफ द एबोव हो। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑल ऑफ द एबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इकोनॉमिस्ट इंट्रोड्यूस लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, इनमें से किस इकोनॉमिस्ट के द्वारा लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी दी गई थी। ऑप्शन से पिगू, मार्शल, किन्स, या रिकार्डो। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, किन्स, किन्स के द्वारा लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी बताई गई थी। इसमें जो पर्सन होते हैं वो 3 मोटिव से अपने पास में लिक्विडिटी या पैसे को रखते हैं। एक होता है ट्रांजेक्शन, दूसरा प्रिकॉशनरी, और तीसरा होता है स्पेकुलेटिव मोटिव। अगला क्वेश्चन है लिक्विडिटी प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है, प्रेफरेंस फॉर लैंड, प्रेफरेंस फॉर बॉन्ड्स, प्रेफरेंस फॉर होल्डिंग मनी, या प्रेफरेंस फॉर लेबर। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा प्रेफरेंस फॉर होल्डिंग मनी। लोग पैसे को अपने पास रखना पसंद करते हैं, उसी को लिक्विडिटी प्रेफरेंस कहते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू किन्स इंटरेस्ट रेट इज डिटरमाइंड बाय,
लिक्विडिटी प्रेफरेंस एंड मनी सप्लाई के द्वारा। नेक्स्ट है किन्स आइडेंटिफाइड हाउ मेनी मोटिव्स फॉर होल्डिंग मनी। किन्स ने बताया था कि जो पैसा है वो कितने उद्देश्य से रखा जाता है, 2, 3, 4 या 5। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, 3 मोटिव से लोग अपने पास पैसा रखते हैं। एक होता है ट्रांजैक्शन मोटिव, दूसरा होता है प्रिकॉशनरी मोटिव और तीसरा होता है स्पेकुलेटिव मोटिव। ये वाला उन्होंने किसके में कहा था, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी में 3 टाइप के मोटिव्स बताए थे मनी को अपने पास रखने के। अगला है ट्रांजैक्शन मोटिव्स रिफर्स टू। ट्रांजैक्शन मोटिव का मतलब क्या होता है, इमरजेंसी, डेली ट्रांजैक्शन, फ्यूचर इंटरेस्ट चेंज या इन्वेस्टमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा डेली ट्रांजैक्शन। प्रिकॉशनरी मोटिव का मतलब क्या होता है, इमरजेंसी, शॉपिंग, एक्सपोर्ट या स्पेकुलेशन। तो प्रिकॉशनरी मोटिव का मतलब होता है इमरजेंसीज के लिए जो भी हम पैसा रखते हैं उसको प्रिकॉशनरी मोटिव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेकुलेटिव मोटिव डिपेंड अपॉन। स्पेकुलेटिव मोटिव जो होता है वो किस पर निर्भर करता है, इनकम पर, इंटरेस्ट रेट पर, पॉपुलेशन पर या एक्सपोर्ट पर। तो जो स्पेकुलेटिव मोटिव है वो किस पर डिपेंड करता है, इंटरेस्ट रेट पर। अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगी तो लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिक्विडिटी ट्रैप ऑक्यूर्स वेयर। लिक्विडिटी ट्रैप का ऑक्यूर होता है जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो, इंटरेस्ट रेट कम हो, इन्फ्लेशन हाई हो या एक्सपोर्ट हाई हो। तो लिक्विडिटी ट्रैप तब ऑक्यूर होता है जब इंटरेस्ट रेट क्या हो, बहुत ज़्यादा कम हो। जब ज़्यादा कम होगी तभी लिक्विडिटी ट्रैप उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉनेटरी पॉलिसी बिकम्स इनइफेक्टिव इन। मॉनेटरी पॉलिसी कब इनइफेक्टिव हो जाती है, इन्फ्लेशन की कंडीशन में, बूम में, लिक्विडिटी ट्रैप में या रिसेशन में। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है वह इनइफेक्टिव हो जाती है हमारी लिक्विडिटी ट्रैप की कंडीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोटिव फॉर होल्डिंग मनी। इनमें से कौन सा जो है पैसे को अपने पास रखने का मोटिव नहीं है। ऑप्शन है ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशनरी, स्पेकुलेटिव या प्रोडक्शन। तो हमने 3 टाइप के मोटिव देखे थे, एक था ट्रांजैक्शन, दूसरा प्रिकॉशनरी, तीसरा था स्पेकुलेटिव, बट प्रोडक्शन मोटिव नहीं था। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, प्रोडक्शन। किन्स ने 3 मोटिव बताए थे, ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशनरी एंड स्पेकुलेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंजम्पशन फंक्शन वाज डेवलप्ड बाय। कंजम्पशन फंक्शन किसने डेवलप किया था, तो पिगू ने, किन्स ने, रिकार्डो या फिशर ने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, किन्स ने। और कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, कंजम्पशन फंक्शन होता है हमारा C = A + B/D। ये हमारा कंजम्पशन फंक्शन होता है, जहाँ पर क्या होता है, A जो है वो ऑटोनोमस कंजम्पशन को बताता है, वहीं B बताता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को, और D बताता है हमारे डिस्पोजेबल इनकम को। और ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होता है, एक ऐसा कंजम्पशन जो कि एक कोई भी व्यक्ति उसके पास अगर 0 इनकम है तब भी वो कंजम्पशन करेगा, चाहे वो अपनी प्रीवियस सेविंग से करे या फिर उधार लेकर करे, बोरोइंग से करे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द कंजम्पशन फंक्शन ए रिप्रेजेंट। कंजम्पशन फंक्शन में ए क्या होता है, तो अभी हमने बताया आपको, यह होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन को भी क्या बोलते हैं, ए कहते हैं। नेक्स्ट इज MPC स्टैंड फॉर। MPC का मतलब क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मैक्सिमम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कंजम्पशन, मिनिमम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। MPC का पूर्ण रूप क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फार्मूला होता है MPC = 1/1 MPC का होता है ΔC/ΔY। ये जो होता है वो MPC का फार्मूला होता है। वहीं जो मैं अभी आपको बता रहा था वो मल्टीप्लायर का होता है 1/1 - MPC। ये मल्टीप्लायर का फार्मूला होता है। नेक्स्ट इज इफ MPC इज 0.8 देन MPS विल बी। अगर MPC 0.8 है तो MPS क्या होगा, तो हमें पता है कि MPC + MPS = होता है 1। MPC + MPS = क्या होता है, 1। यहाँ पर MPC की वैल्यू कितनी दी है, 0.8। अगर हमें MPS निकालना है तो MPS इधर का यहाँ पे रखेंगे और 1 में से क्या माइनस कर देंगे, 0.8 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 0.2। नेक्स्ट देखते हैं मल्टीप्लायर डिपेंड्स अपॉन। मल्टीप्लायर किस पर डिपेंड करता है, APC पर, MPC पर, इनकम पर या इन्वेस्टमेंट पर। तो मल्टीप्लायर किस पर डिपेंड करता है, MPC पर। जितना हायर MPC होगा उतना ज़्यादा मल्टीप्लायर होगा, और जितना लोअर होगा MPC उतना लोअर मल्टीप्लायर होगा। ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है हायर MPC हायर मल्टीप्लायर, लोअर MPC लोअर मल्टीप्लायर। नेक्स्ट इज इफ MPC इज 0.75। अगर MPC 0.75 दिया है तो मल्टीप्लायर बराबर क्या होगा, तो मल्टीप्लायर का फार्मूला होता है K = 1/1 - MPC
अगर हम यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देते हैं एमपीसी की, तो 1/1 में से 0.75 जाएगा तो कितना आ जाएगा 0.25, और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 20 ऊपर लग जाएंगे, और 100 को जब 225 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आ जाता है 4। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वाज डेवलप्ड बाय, इनमें से किसने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को डेवलप किया था? किन्स ने, कान ने, हिक्स ने या हेरोड? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा R.F. कान। R.F. कान के द्वारा इन्वेस्ट मल्टीप्लायर को डेवलप किया गया था। अगला है अकॉर्डिंग टू किन्स इन्वेस्टमेंट डिपेंड अपॉन, किन्स के अनुसार जो इन्वेस्टमेंट है वो किस पर डिपेंड करता है? बेज रेट पर, एमईसी मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, या इंटरेस्ट रेट पर, और पॉपुलेशन पर, या एक्सपोर्ट पर। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा एमईसी एंड इंटरेस्ट रेट पर। इन्वेस्टमेंट डिपेंड ऑन एमईसी एंड इंटरेस्ट रेट, मार्जिनल इफिशिएंसी टू कैपिटल। तो देखिए अगला क्वेश्चन यही पूछ लिया है कि एमईसी का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका क्या ऑप्शन दिए गए? मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, मार्जिनल मैक्सिमम इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, मॉनेटरी इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, या मार्जिनल एम्प्लॉयमेंट कोफिशिएंट। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट इज व्हेन एमईसी एक्सीड इंटरेस्ट रेट, जब एमईसी मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा हो जाए तब क्या होगा? इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होगा, सेविंग इंक्रीज होगा, या एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगा? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा। तो जो इंटरप्रेन्योर है वो कब इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे? जब उसका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो बोरोइंग कॉस्ट से ज़्यादा हो तो वो इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किन्सियन थ्योरी एम्फसाइजेस, जो किन्स का सिद्धांत है वो किस पर बल देता है? सप्लाई साइड पर, डिमांड साइड पर, बेच फंड पर, या पॉपुलेशन पर? तो इसका आंसर क्या आएगा? किन्स का जो थ्योरी है वह डिमांड साइड पर बल देता है, जबकि जो क्लासिकल की थ्योरी थी वो किस पर बल देती थी? सप्लाई साइड पर। नेक्स्ट इज क्लासिकल थ्योरी एम्फसाइजेस, तो अभी मैंने बताया आपको ये किस पर एम्फसाइज करती है? सप्लाई साइड पर। मतलब से के द्वारा जो एक कथन कहा गया था सप्लाई क्रिटिसिज्म ऑन डिमांड, ये क्लासिकल थ्योरी पर आधारित है। नेक्स्ट इज विच इकोनॉमिस्ट सपोर्टेड फुल एम्प्लॉयमेंट, इनमें से कौन से इकोनॉमिस्ट हैं जो कि फुल एम्प्लॉयमेंट को सपोर्ट करते हैं? तो किन्स करते हैं, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट करते हैं, कॉल्डर करता है, या हिक्स करते हैं? तो फुल एम्प्लॉयमेंट को कौन सपोर्ट करता है? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज एसोसिएटेड विद, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहाँ पर होता है? क्लासिकल थ्योरी में, किन्सियन थ्योरी में, क्वांटिटेटिव थ्योरी में, या रेंज थ्योरी में? तो अंदर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम जो है वो किन्सियन थ्योरी से संबंधित है, जबकि क्लासिकल ने किसकी बात कही है? फुल एम्प्लॉयमेंट की बात कही है। ठीक है। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू किन्स अनएम्प्लॉयमेंट इज कास्ड बाय, किन्स के अनुसार जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, उसका कारण क्या है? एक्सेस डिमांड, डिफिशियंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड, पॉपुलेशन ग्रोथ, या हाई एक्सपोर्ट? तो किन्स के अनुसार बेरोजगारी के कारण क्या है? डिफिशियंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड। इनसफिशिएंट डिमांड रिड्यूसेस प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट, अगर इनसफिशिएंट डिमांड होगी तो उससे क्या होगा? प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा और एम्प्लॉयमेंट भी। नेक्स्ट इज विच पॉलिसी डिड किन्सियंस रिकमेंडेड, किन्स ने इनमें से किस पॉलिसी की अनुशंसा की है? फिस्कल पॉलिसी की, मर्केंटालिज्म की, फ्री ट्रेड की, लेसपेयर की? तो किन्स ने किसकी अनुशंसा की थी? फिस्कल पॉलिसी की। लेसपेयर क्या होता है? लेसपेयर का मतलब होता है कि इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता है, और क्लासिकल्स ये मानते थे कि गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब क्या होता है कि जो एडम स्मिथ का एक कॉन्सेप्ट था इनविजिबल हैंड का, उन्होंने उसको सपोर्ट किया है कि इकोनॉमी जो है वो अपने आप इक्विलिब्रियम की कंडीशन में पहुंच जाती है, और जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रहते हैं जिसमें लेबर्स आते हैं वो अपनी कंजम्पशन की डिमांड खुद करते हैं, जो उनको आउटपुट मिलता है उसी से वो कंजम्पशन करते हैं, जो उनको वेजेस मिलती हैं उसी से वो कंजम्पशन करते हैं, और इस प्रकार से मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई का इक्विलिब्रियम आ जाता है और इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन में पहुंच जाती है। ये क्लासिकल्स का मानना था, जबकि किन्स के द्वारा इसकी आलोचना की गई है, उन्होंने से लॉ को रिजेक्ट किया है। उनका कहना है कि इकोनॉमी में कभी भी फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन नहीं होती है, फुल और लॉन्ग रन में तो क्या होता है कि सब लोग मर जाएंगे। उन्होंने केवल शॉर्ट रन की बात कही है, और उनके द्वारा फिस्कल पॉलिसी को सपोर्ट किया गया है, और गवर्नमेंट को डिप्रेशन की कंडीशन में एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी को अपनाना चाहिए, और मार्केट में मनी को इंजेक्ट करना चाहिए। अगर मार्केट में मनी इंजेक्ट होगी, पैसा आएगा, तो लोगों की उससे डिमांड बढ़ेगी और इकोनॉमी जो है वो रिसेशन की कंडीशन से मुक्त हो जाएगी। ऐसा किन्स का मानना था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फिस्कल पॉलिसी मेनली अफेक्ट, फिस्कल पॉलिसी जो है वो किसको प्रोवाइड करती है? एग्रीगेट डिमांड को, पॉपुलेशन को, क्लाइमेट को, या लेबर सप्लाई को? तो इसका आंसर क्या होगा? तो फिस्कल पॉलिसी किससे संबंधित है? एग्रीगेट डिमांड से। इसका करेक्ट आंसर होगा एग्रीगेट डिमांड।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर काजेस। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में अगर वृद्धि हो रही है तो उससे क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगा, एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज होगा, एग्रीगेट सप्लाई डिक्रीज होगा या इंपोर्ट इंक्रीज होगा। तो हमने देखा था गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करने की बात किसने कही है, किन्स ने कही है, और इससे क्या होगा कि हमारा एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट इज विच इज एन इंजेक्शन इनटू सर्कुलर फ्लो। इनमें से कौन सा जो है वो सर्कुलर फ्लो में इंजेक्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट है वह क्या है, हमारा इंजेक्शन है, जबकि सेविंग, टैक्स और जो इंपोर्ट है वह क्या होता है, लीकेजेस होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ ए लीकेज फ्रॉम सर्कुलर फ्लो। तो अभी मैंने आपको बताया था कि सर्कुलर फ्लो में लीकेज क्या क्या होते हैं, सेविंग, टैक्स और इंपोर्ट। सेविंग, टैक्स एंड इंपोर्ट ये क्या होते हैं, हमारे लीकेज होते हैं। वहीं इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और एक्सपोर्ट ये क्या होते हैं, इंजेक्शन होते हैं। तो लीकेज इक्वल टू क्या होता है, इंजेक्शन के बराबर होता है। लीकेज में क्या क्या जाते हैं आपके, तो लीकेज में आता है सेविंग, है ना, लीकेज इक्वल टू किसके होता है, इंजेक्शन के होता है। लीकेज में आता है आपका सेविंग, टैक्स और इंपोर्ट। वहीं इंजेक्शन में आता है आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्वलिटी इन क्लासिकल थ्योरी ऑक्योर्स थ्रू। तो जो क्लासिकल थ्योरी है उसमें जो सेविंग इन्वेस्टमेंट के बीच में इक्वलिटी होती है वो किससे होती है, बेज रेट से, इंटरेस्ट रेट से, पॉपुलेशन से या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, इंटरेस्ट रेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किन्स कंसिडर्ड मनी एज। किन्स ने मनी को कंसिडर किया है किस रूप में, न्यूट्रल फॉर्म में, स्टोर ऑफ वैल्यू में, कमोडिटी ओनली में या लग्जरी गुड में। तो किन्स किसके फॉर्म में मानते थे मनी को, तो मनी को स्टोर ऑफ वैल्यू मानते थे, जबकि क्लासिकल क्या मानते थे, मनी को न्यूट्रल मानते थे। नेक्स्ट इज लिक्विडिटी ट्रैप ऑक्योर्स एट। लिक्विडिटी ट्रैप कब ऑक्योर होता है, जब हाई इंटरेस्ट रेट हो, मीडियम इंटरेस्ट रेट हो, एक्सट्रीमली लो इंटरेस्ट रेट हो या हाई इन्फ्लेशन हो। तो लिक्विडिटी ट्रैप तब ऑक्योर होता है जब एक्सट्रीमली लो इंटरेस्ट रेट हो। इस टाइप से इसका कर्व बनता है। और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, किन्स के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट इज, इन लिक्विडिटी ट्रैप मॉनेटरी पॉलिसी बिकम्स। लिक्विडिटी ट्रैप की कंडीशन में क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या हो जाती है, हाईली इफेक्टिव हो जाती है, पार्सली इफेक्टिव हो जाती है, इनइफेक्टिव हो जाती है या न्यूट्रल हो जाती है। तो जब भी लिक्विडिटी ट्रैप की कंडीशन होगी तो मॉनेटरी पॉलिसी जो होगी हमारी इनइफेक्टिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इनइफेक्टिव। नेक्स्ट इज, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, किन्स एक्सेप्टेड से लॉ। किन्स ने क्या से का लॉ एक्सेप्ट किया था, किन्स सपोर्टेड फुल एम्प्लॉयमेंट एंड नॉर्मल। क्या किन्स फुल एम्प्लॉयमेंट को नॉर्मली सपोर्ट करते हैं, या किन्स एम्फेसाइज्ड इफेक्टिव डिमांड। किन्स ने इफेक्टिव डिमांड पर एम्फेसाइज किया है, या किन्स रिजेक्टेड फिस्कल पॉलिसी। किन्स ने फिस्कल पॉलिसी को रिजेक्ट किया है। तो इसमें से अपने करेक्ट आंसर बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा कि किन्स ने इफेक्टिव डिमांड को एम्फेसाइज किया है। वह इफेक्टिव डिमांड की बात करते हैं जो कि क्या होती है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का जहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट आता है, जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वहाँ पर क्या होती है, इफेक्टिव डिमांड होती है। जबकि किन्स के द्वारा से के लॉ को रिजेक्ट किया गया था और वह फुल एम्प्लॉयमेंट की जगह पे अंडर एम्प्लॉयमेंट की को सपोर्ट करते हैं और इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। जबकि क्लासिकल्स इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट को असंभव बताते हैं, इम्पॉसिबल बताते हैं। और किन्स ने फिस्कल पॉलिसी को सपोर्ट किया है, ना कि रिजेक्ट किया है। नेक्स्ट देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ किन्सियन इकोनॉमिक्स। इनमें से कौन सा जो है किन्सियन इकोनॉमिक्स का सेंट्रल कॉन्सेप्ट है, केंद्रीय अवधारणा है। तो इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, बेज फंड, इफेक्टिव डिमांड, रेंट या पॉपुलेशन। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, इफेक्टिव डिमांड। किन्स जो है वो इफेक्टिव डिमांड की बात करते हैं। नेक्स्ट इज, एग्रीगेट डिमांड फंक्शन सोज रिलेशन बिटवीन। जो एग्रीगेट डिमांड फंक्शन होता है वो किसकी चीज़ बीच में रिलेशनशिप बताता है, एम्प्लॉयमेंट और एक्सेप्टेड रिसिप्ट के बीच में, कंजम्पशन और सेविंग के बीच में, वेज एंड लेबर के बीच में, या प्राइस एंड आउटपुट के बीच में। तो एग्रीगेट डिमांड फंक्शन जो होता है वो रिलेशन किसके बीच में बताता है, ऑप्शन से। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपेक्टेड रिसिप्ट के बीच में। एग्रीगेट डिमांड फंक्शन जो है वो एक्सपेक्टेड रिसिप्ट बताता है वेरियस एम्प्लॉयमेंट लेवल के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन शोज। एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन जो है वो क्या शो करता है, एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मिनिमम रिसिप्ट रिक्वायर्ड टू एम्प्लॉय लेबर, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, मिनिमम रिसिप्ट रिक्वायर्ड टू एम्प्लॉय लेबर।
नेक्स्ट इज पॉइंट ऑफ इफेक्टिव डिमांड ऑक्यूर वेयर, इफेक्टिव डिमांड का पॉइंट जो है कब ऑक्यूर होता है, जब एग्रीगेट डिमांड फंक्शन ज़्यादा हो एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन से, एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन ज़्यादा हो एग्रीगेट डिमांड फंक्शन से, या एग्रीगेट डिमांड फंक्शन बराबर हो एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन के, या सेविंग बराबर हो इन्वेस्टमेंट के। तो हमने देखा था इफेक्टिव डिमांड का पॉइंट कहाँ पर होगा, जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड फंक्शन एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन के बराबर हो। एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट वेयर एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स एग्रीगेट सप्लाई। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू किन्स इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट बिकॉज, किन्स के अनुसार अनिच्छिक बेरोजगारी जिसे इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं वह होती है, किस कारण से होती है, वेज रिजिडिटी के कारण, डिमांड डिफिशियंसी के कारण, इनसफिशिएंट इन्वेस्टमेंट के कारण। तो किन्स के अनुसार जो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है वह इन तीनों कारणों से होती है, वेज रिजिडिटी, डिमांड डिफिशियंसी और इनसफिशिएंट इन्वेस्टमेंट के कारण। नेक्स्ट इज विच मोटिव फॉर होल्डिंग मनी इज इंटरेस्ट इलास्टिक, इनमें से कौन सा जो उद्देश्य है वो ब्याज लोचदार है मुद्रा मांग का। तो मनी इज इंटरेस्ट इलास्टिक होती है ट्रांजैक्शन मोटिव में, प्रकाशनरी में, स्पेकुलेटिव में, तो इसका आंसर होगा स्पेकुलेटिव में। और इंटरेस्ट इलास्टिक का मतलब क्या होगा कि जितनी ज़्यादा इंटरेस्ट होगी उतनी क्या होगी, मुद्रा की मांग कम होती जाएगी, है ना। लोग अपने पास कम पैसा रखेंगे, अगर ज़्यादा ब्याज दर होगी तो उतना ही पैसा कम रखेंगे। और इसमें क्या होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है। नेक्स्ट इज द स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी कर्व इज, जो मनी स्पेकुलेटिव डिमांड का मनी कर्व होता है वो कैसा होता है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है, वर्टिकल होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी कर्व कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। उसका कारण क्या होता है कि इसमें इंटरेस्ट रेट और मनी डिमांड के इसमें क्या होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है। और ये क्या होती है, हाईली इलास्टिक होती है, मतलब जितनी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगी उतना ही डिमांड कम होगी मनी की। नेक्स्ट इज व्हेन इंटरेस्ट रेट राइजेस स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी तो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी क्या होगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, कांस्टेंट होगी, डबल होगी। तो जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी तो जो मनी की स्पेकुलेटिव मनी की डिमांड होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिक्विडिटी ट्रैप इम्प्लाइज, लिक्विडिटी ट्रैप कहाँ पर लागू होता है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड फॉर मनी में, जीरो इनकम में, या हाई इन्फ्लेशन की कंडीशन में। तो ऐसा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड फॉर मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन किन्सियन एनालिसिस इन्वेस्टमेंट इज, किन्सियन एनालिसिस में इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ऑटोनोमस होता है, इंड्यूस्ड होता है, ऑटोनोमस या इंड्यूस्ड दोनों होता है या नन होता है। तो किन्सियन एनालिसिस में इन्वेस्टमेंट कैसा होता है, ऑटोनोमस या इंड्यूस्ड। इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, सी। नेक्स्ट हमारा असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन कथन दिया गया है, किन्स एक्सेप्टेड अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, क्या किन्स ने अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को एक्सेप्ट किया है। रीज़न इसका दिया है इफेक्टिव डिमांड में भी इनसफिशिएंट, जो इफेक्टिव डिमांड है वो इनसफिशिएंट होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर आएगा बोथ ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए, दोनों सही है हमारे। और जो आर है वो ए को सही तरीके से एक्सप्लेन करता है कि किन्स ने अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को एक्सेप्ट किया है। क्यों किया है, क्योंकि इफेक्टिव डिमांड क्या होती है यहाँ पर, इनसफिशिएंट होती है, इस कारण से अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता है। इनसफिशिएंट डिमांड कैन प्रिवेंट फुल एम्प्लॉयमेंट, इनसफिशिएंट डिमांड से क्या होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट प्रिवेंट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच पॉलिसी इज मोस्ट इफेक्टिव ड्यूरिंग रिसेशन अकॉर्डिंग टू किन्स, इनमें से कौन सी पॉलिसी जो है वो रिसेशन में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है किन्स के अनुसार। तो किन्स के अनुसार कौन सी पॉलिसी इफेक्टिव होती है रिसेशन के दौरान, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी या पॉपुलेशन पॉलिसी। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी, फिस्कल पॉलिसी। नेक्स्ट इज डिफिसिट फाइनेंसिंग इज रिकमेंडेड बाय, घाटे की वित्त व्यवस्था का समर्थन किसने किया है, से ने, पिगू ने, किन्स ने, रिकार्डो ने। तो डिफिसिट फाइनेंसिंग को रिकमेंड किया है किन्स ने। और डिफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है, कमेंट में आप बताइएगा, घाटे की व्यवस्था क्या होती है, ये तो आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट इज फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट इन क्लासिकल थ्योरी इज रिप्रेजेंटेड बाय, फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट जो है वो क्लासिकल थ्योरी में क्या बताता है, हॉरिजॉन्टल एग्रीगेट सप्लाई को, वर्टिकल एग्रीगेट सप्लाई को, एग्रीगेट डिमांड कर्व को, या कंजम्पशन फंक्शन को। तो फुल एम्प्लॉयमेंट क्या बताता है क्लासिकल थ्योरी में आउटपुट में। तो आउटपुट देखिए इसका कर्व किस टाइप से बनेगा, इस टाइप से बनेगा। यहाँ पर नीचे क्या होता है, आउटपुट होता है, और यहाँ पर आपकी रियल बेजेस होती है। तो ये कैसा शेप है आपका, हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, ये वर्टिकल है ना, और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है। तो हमें यहाँ पर क्या पूछा उसने, सप्लाई का पूछा है, एग्रीगेट सप्लाई का। तो एग्रीगेट सप्लाई कैसा होगा, यहाँ पर वर्टिकल होगा, वर्टिकल एग्रीगेट सप्लाई को बताएगा ये। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। वही हॉरिजॉन्टल क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड होता है।
नेक्स्ट इज क्लासिकल इकोनॉमिस्ट अज्यूम्ड। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट क्या मानते हैं? प्राइस रिजिडिटी, बेज रिजिडिटी, फ्लेक्सिबल प्राइस एंड बेजेस या डिमांड डिफिशियंसी। तो जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो प्राइस, बेजेस और इंटरेस्ट को क्या मानते थे? फ्लेक्सिबल मानते थे। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू सेला, से के नियम के अनुसार डिमांड क्रिएट्स सप्लाई, सप्लाई क्रिएट्स इज ऑन डिमांड, सेविंग क्रिएट्स इन्वेस्टमेंट या मनी क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सप्लाई क्रिएट्स इज ऑन डिमांड। सप्लाई जो है वो अपनी डिमांड का सृजन स्वयं करती है। इसमें एक इनविजिबल हैंड का कॉन्सेप्ट दिया था एडम स्मिथ के द्वारा, वह यहाँ पर अप्लाई होता है और एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्विलिब्रियम में आ जाती है, फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन यहाँ पर बन जाती है। नेक्स्ट इज किन्स क्रिटिसाइज सेज लॉ बिकॉज, किन्स ने से के नियम की आलोचना क्यों की है किन्स के द्वारा? तो डिमांड डिफिशियंसी पॉसिबल है इसलिए, अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करता है, सेविंग में नॉट बिकम इन्वेस्टमेंट या ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दिस, कि डिमांड डिफिशियंसी हो सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है और सेविंग जो है मे नॉट बिकम इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट नहीं बन सकती। इस कारण से किन्स के द्वारा से के नियम की आलोचना की गई थी। नेक्स्ट इज विच इकोनॉमिस्ट बिलीव्ड मनी इज न्यूट्रल। इनमें से कौन से इकोनॉमिस्ट जो है मनी को न्यूट्रल मानते हैं? तो किन्स मानते हैं, क्लासिकल मानते हैं, हिक्स मानते हैं, हेरल्ड मानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, क्योंकि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने मनी को न्यूट्रल माना है। वहीं किन्स के द्वारा मनी को क्या माना गया था? स्टोर वैल्यू के रूप में माना गया था, मनी को स्टोर वैल्यू के रूप में कहा था और मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी कहा था। नेक्स्ट इज किन्स बिलीव्ड मनी इज, किन्स ने क्या माना है मनी को? न्यूट्रल, एक्टिव वेरिएबल, लग्जरी या कमोडिटी। तो किन्स ने मनी को माना है एक्टिव वेरिएबल के रूप में उसको माना है, मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड स्टोर वैल्यू के रूप में उन्होंने मनी को माना है। नेक्स्ट इज विच रिलेशनशिप इज इम्प्लिसाइज्ड इन किन्स थ्योरी। किन्स की थ्योरी में कौन सा सिद्धांत किस संबंध पर बल देता है? तो किन्स का सिद्धांत किस संबंध पर बल देता है? इनकम एंड कंजम्पशन पर, वेज एंड लेबर पर, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट पर, रेंट एंड प्रॉफिट पर। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा इनकम एंड कंजम्पशन पर। नेक्स्ट इज इफ इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन जनरली, अगर आय बढ़ेगी तो जो हमारा कंजम्पशन है वो क्या होगा? जनरली क्या होता है, जब भी इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन क्या होता है? फॉल्स होता है, इंक्रीज होता है, कांस्टेंट रहता है या जीरो होता है। तो इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? बी। नेक्स्ट इज एमपीज इज ऑलवेज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैसी होती है? हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है, लेस देन 1 होती है, बिटवीन 0 एंड 1 होती है या इक्वल टू 5 होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? बिटवीन 0 एंड 1 होती है। इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? 0 और 1 के बीच में होती है। और हायर एमपीसी, अगर एमपीसी ज़्यादा होगा तो हमारा मल्टीप्लायर क्या होगा? मल्टीप्लायर भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। वहीं लोअर होगा तो मल्टीप्लायर भी क्या होगा? लोअर होगा। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज इफ एमपीसी इक्वल टू 1 मल्टीप्लायर वुड बी, अगर एमपीसी 1 है तो मल्टीप्लायर क्या होगा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए आप। इसका ऑप्शन दिया गया है 0, 1, इन्फिनाइट या नेगेटिव। तो अगर एमपीसी 1 है तो मल्टीप्लायर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा इनफाइनाइट। इसको कैसे निकालेंगे हम? देखिए मल्टीप्लायर इक्वल टू क्या होता है? 1/1 माइनस एमपीसी, ये फार्मूला होता है मल्टीप्लायर का। यहाँ पर के जो है मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये किसके द्वारा दिया गया था कॉन्सेप्ट? अपना आरएफ खान के द्वारा दिया गया था मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट, और किन्स के द्वारा इसको मल्टीप्लायर के कॉन्सेप्ट को आगे डेवलप किया गया है। फिर हम देखें तो इसमें अगर वैल्यू रखते हैं तो 1/1 माइनस एमपीसी की वैल्यू अगर 1 है तो क्या आ जाएगा? 1/0, और किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? इन्फिनिटी, है ना। चलिए नेक्स्ट इज इफ एमपीसी डिक्रीजेज मल्टीप्लायर, अगर एमपीसी डिक्रीज होती है तो मल्टीप्लायर क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया था कि अगर एमपीसी डिक्रीज होगी तो मल्टीप्लायर भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। वहीं एमपीसी इंक्रीज होगी तो मल्टीप्लायर भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। इट मीन्स इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन है। करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू किन्स एम्प्लॉयमेंट कैन बी इंक्रीज्ड बाय। किन्स के अनुसार एम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज हो सकता है। कैसे? इंक्रीजिंग इफेक्टिव डिमांड, कटिंग बेज अलोन, रिड्यूसिंग पॉपुलेशन, रिड्यूसिंग एक्सपोर्ट। इफेक्टिव डिमांड को बढ़ाकर, बेज को कट करके, पॉपुलेशन को रिड्यूस करके या एक्सपोर्ट को रिड्यूस करके। तो किन्स के अनुसार इफेक्टिव डिमांड को बढ़ाकर ही एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जा सकता है। इसका आंसर आ जाएगा ए। हायर इफेक्टिव डिमांड राइजेस प्रोडक्शन, अगर हायर इफेक्टिव डिमांड होगी तो उससे क्या होगा? प्रोडक्शन बढ़ेगा, उससे इनकम बढ़ेगी और उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, है ना। मतलब इफेक्टिव डिमांड हमारी ज़्यादा होगी तो क्या होगा? उससे प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, वो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लोगों के पास इनकम बढ़ेगी, जो हमारे
लेबर वगैरह हैं उनके पास, और इनकम बढ़ने से हमारा क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। नेक्स्ट इज विच इकोनॉमिस्ट एडवोकेटेड डिफिशिएंट फाइनेंसिंग ड्यूरिंग डिप्रेशन। इनमें से किस इकोनॉमिस्ट के द्वारा डिप्रेशन के समय डिफिसिट फाइनेंसिंग व्यवस्था का समर्थन किया गया था, घाटे की वित्त व्यवस्था का समर्थन किसने किया था, तो रिकार्डो ने, पिगू ने, किन्स ने या मार्शल ने। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, किन्स ने। किन्स ने डिफिसिट फाइनेंसिंग व्यवस्था का समर्थन किया था, उसको एडवोकेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेज एम्प्लॉयमेंट विल। अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट भी क्या होगा, हमारा बढ़ेगा। करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू किन्स इक्विलिब्रियम कैन ऑक्योर। किन्स के अनुसार इक्विलिब्रियम कब होता है, ओनली एट फुल एम्प्लॉयमेंट, अगर फुल एम्प्लॉयमेंट होता अब, एट अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल, अबोव फुल एम्प्लॉयमेंट ओनली, या नेवर, कभी नहीं। तो किन्स के अनुसार इक्विलिब्रियम कब होता है, एट अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल। इसका आंसर क्या आएगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल पर फुल एम्प्लॉयमेंट होता है। दिस इज द फेमस कॉन्सेप्ट ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, यह उनका फेमस कॉन्सेप्ट है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का। और अंडर एम्प्लॉयमेंट जब होता है, जब क्या होता है, हमारे एग्रीगेट सप्लाई शॉर्ट रन में इस टाइप से होता है, लॉन्ग रन में वर्टिकल हो जाता है। वहीं एग्रीगेट डिमांड यहाँ से इस टाइप से जाता है, तो लॉन्ग रन में एग्रीगेट सप्लाई तो हमारा वर्टिकल रहता है। अब यहाँ पर जो ये पॉइंट मिल रहा है इसको बोलते हैं इफेक्टिव डिमांड, और इसमें जो डिफरेंस आ रहा है इसको बोलते हैं इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होती है। नेक्स्ट इज बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीकेज। इनमें से कौन सा लीकेज नहीं है, ऑप्शंस दिए गए हैं, सेविंग, टैक्स, इंपोर्ट या इन्वेस्टमेंट। तो लीकेज मतलब जहाँ से पैसा बाहर निकल रहा है, और एक और क्या होता है हमारा इंजेक्शन, जहाँ से पैसा मार्केट इकोनॉमी में आता है। तो इसमें से क्या लीकेज नहीं है, ऑप्शन दिए गए हैं सेविंग, टैक्स, इंपोर्ट या इन्वेस्टमेंट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जो है वो लीकेज नहीं है, जबकि इंजेक्शन है, जबकि सेविंग, टैक्स और इंपोर्ट ये तीनों के तीनों क्या है, लीकेज है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंजेक्शन। इनमें से कौन सा इंजेक्शन है, तो ऑप्शन दिए हैं सेविंग, इंपोर्ट, टैक्स या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो इंजेक्शन का कौन सा होगा इसमें से, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो हमारा इंजेक्शन है, जबकि सेविंग, इंपोर्ट और टैक्स जो है वो लीकेज के एग्जाम्पल्स हैं। इन क्लासिकल थ्योरी अनएम्प्लॉयमेंट इज कास्ड बाय। क्लासिकल थ्योरी में जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसका कारण क्या है, बेरोजगारी का कारण क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट का कारण क्या है उसमें क्लासिकल थ्योरी में, डिमांड डिफिशियंसी, बेज रिजिडिटी, लिक्विडिटी प्रेफरेंस या इफेक्टिव डिमांड। तो क्लासिकल थ्योरी में अनएम्प्लॉयमेंट का कारण क्या है, बेज रिजिडिटी। बेज रिजिडिटी जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट का कारण है। और ये किसके द्वारा कॉन्सेप्ट दिया गया था, पीगू जी के द्वारा दिया गया था। पीगू ने किसकी बात कही है कि अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेज ड्यू टू इनफ्लेक्सिबल वेजेस। इनफ्लेक्सिबल वेजेस के कारण अनएम्प्लॉयमेंट उत्पन्न होता है, राइज होता है। नेक्स्ट इज हु स्ट्रांगली एम्फेसाइज्ड एज इफेक्टिव डिमांड। इसमें से कौन जो है उन्होंने इफेक्टिव डिमांड पर बल दिया है सर्वाधिक, तो से ने, रिकार्डो ने, किन्स ने या मार्शल ने। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, किन्स ने। किन्स ने इफेक्टिव डिमांड की बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, क्लासिकल थ्योरी एक्सेप्ट अंडर एम्प्लॉयमेंट। क्या क्लासिकल थ्योरी अंडर एम्प्लॉयमेंट को एक्सेप्ट करती है। किन्स एक्सेप्टेड से लॉ, क्या किन्स से के लॉ को एक्सेप्ट करते हैं। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बिलीव इन फुल एम्प्लॉयमेंट। क्या क्लासिकल इकोनॉमिस्ट फुल एम्प्लॉयमेंट में बिलीव करते हैं। या नेक्स्ट किन्स बिलीव्ड मनी इज न्यूट्रल। किन्स जो है मनी को न्यूट्रल मानते हैं। तो इसमें से करेक्ट बताना है आपको। तो करेक्ट क्या होगा इसका, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बिलीव इन फुल एम्प्लॉयमेंट। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट में बिलीव करते हैं, जबकि ये तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट है वो क्या है, रॉन्ग है। क्योंकि क्लासिकल थ्योरी जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट को एक्सेप्ट करती है, न कि अंडर एम्प्लॉयमेंट को। किन्स ने से की लॉ को एक्सेप्ट नहीं, रिजेक्ट किया है। और किन्स जो है मनी न्यूट्रल में नहीं बिलीव करते हैं, मनी को स्टोर वैल्यू के रूप में और मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में ये बिलीव करते हैं। और वो उनको क्या, मनी को क्या मानते हैं, एक्टिव वेरिएबल के रूप में मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मोटिव फॉर होल्डिंग मनी इज रिलेटेड टू अनसर्टेनिटी। इनमें से कौन से जो मोटिव है वो मुद्रा रखने के अनिश्चितता से संबंधित है, मतलब मनी को रखने के, होल्ड करने की अनसर्टेनिटी से रिलेटेड इसमें से कौन से मोटिव है। तो हम किस उद्देश्य से रखते हैं मनी को अनसर्टेनिटी के लिए, ट्रांजैक्शन से, प्रिकॉशनरी से, स्पेकुलेटिव से, इन्वेस्टमेंट से। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, प्रिकॉशनरी। प्रिकॉशनरी का मतलब ही होता है अनसर्टेनिटी, मतलब अनिश्चितता के उद्देश्य से। फ्यूचर में कोई भी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ रही है, उसके लिए जब हम पैसा हमारे पास होल्ड करके रखते हैं तो उसको प्रिकॉशनरी मोटिव कहते हैं। विच मोटिव डिपेंड मेनली ऑन फ्यूचर इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशन। इनमें से कौन सा जो मोटिव है मेनली किस पर डिपेंड करता है, फ्यूचर इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशन की। फ्यूचर में अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी तो क्या होगा,
ऑप्शन दिए गए ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशनरी, स्पेकुलेटिव या इनकम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? स्पेकुलेटिव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व इज जनरली। तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व कैसा होता है? जनरली अपवर्ड स्लोपिंग होता है, वर्टिकल होता है, हॉरिजॉन्टल होता है या डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है? तो जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व है वह कैसा होता है हमारा? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? डी। तो एज इंटरेस्ट रेट राइज पीपल होल्ड लेस मनी एंड मोर बॉन्ड्स। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी तो क्या होगा कि पीपल अपने पास पैसा कम रखना पसंद करेंगे और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किन्सियन इकोनॉमिक्स इज ऑफन कॉल्ड। किन्स के अर्थशास्त्र को अक्सर कहा जाता है सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स, डिमांड साइड इकोनॉमिक्स, रेंट थ्योरी या क्लासिकल इकोनॉमिक्स। तो जो किन्स का इकोनॉमिक्स है उसको हम डिमांड साइड इकोनॉमिक्स कहते हैं, जबकि जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे उसको सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन इन किन्सियन थ्योरीज। किन्स की थ्योरी में जो बेसिक इक्विलिब्रियम कंडीशन है वो क्या होती है? सेविंग बराबर होता है इन्वेस्टमेंट के, कंजम्पशन बराबर होता है सेविंग के, या एग्रीगेट डिमांड बराबर होता है एग्रीगेट सप्लाई के, या एक्सपोर्ट बराबर होता है इंपोर्ट के। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होता है। किन्स ने अपने सिद्धांत में एग्रीगेट डिमांड को एग्रीगेट सप्लाई के बराबर माना है और यही इक्विलिब्रियम कंडीशन को बताता है। और जहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के बराबर होता है वहाँ पर इफेक्टिव डिमांड होता है और एग्रीगेट सप्लाई यहाँ से क्या होता है? ज़्यादा होने लग जाता है, एग्रीगेट डिमांड कम होने लग जाता है। आंसर क्या आएगा इसका? हायर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। अब असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें किन्स बिलीव्ड गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज नेसेसरी। ये हमारा असर्शन दिया गया है कि किन्स ने गवर्नमेंट के इंटरवेंशन को नेसेसरी माना है। एंड रीज़न क्या दिया है कि मार्केट ऑलवेज इंश्योर फुल एम्प्लॉयमेंट। मार्केट जो हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट इंश्योर करता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए सी, क्योंकि किन्स ने गवर्नमेंट के इंटरवेंशन को तो बिलीव किया है लेकिन मार्केट हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट में होगा ये निश्चित नहीं किया जा सकता है। मार्केट में अंडर एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन भी हो सकती है। मार्केट डू नॉट ऑलवेज अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट अकॉर्डिंग टू किन्स। उनके अनुसार मार्केट कभी हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट में नहीं हो सकता, अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन भी होती है। फिर बीच इकोनॉमिस्ट बिलीव मनी इज ए स्टोर वैल्यू। मनी को स्टोर वैल्यू के रूप में किसी इकोनॉमिस्ट ने माना है? तो किन्स ने, से ने, रिकार्डो ने या पीगू ने? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? किन्स ने मनी को स्टोर वैल्यू माना है, जबकि जेबीसी के द्वारा मनी को क्या माना गया था? मनी को न्यूट्रल माना गया था, तटस्थ माना गया था, मुद्रा को तटस्थ माना गया था क्लासिकलिस्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनइक्विलिटी ट्रैप पीपल प्रीफर। लिक्विडिटी ट्रैप की कंडीशन में क्या होता है? तरलता जाल में लोग क्या पसंद करते हैं? बॉन्ड्स, कैपिटल गुड्स, केस या शेयर? तो जब तरलता जाल की सिचुएशन होती है तो लोग पसंद करते हैं केस। लोग अपने पास केस रखना पसंद करते हैं। नेक्स्ट इज विच पॉलिसी बिकम्स लेस इफेक्टिव इन लिक्विडिटी ट्रैप। इनमें से कौन सी पॉलिसी जो है वो लिक्विडिटी ट्रैप की कंडीशन में कम इफेक्टिव हो जाती है, इनइफेक्टिव हो जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी या इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी। नेक्स्ट इज इफ एमपीसी इंक्रीजेज मल्टीप्लायर। यदि एमपीसी बढ़ती है तो मल्टीप्लायर पर क्या होगा? मल्टीप्लायर फॉल्स होगा, रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा, इंक्रीज होगा, बिकम्स नेगेटिव होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था कि एमपीसी और मल्टीप्लायर में कैसा रिलेशन होता है? पॉजिटिव रिलेशन होता है। अगर एमपीसी बढ़ रही है तो मल्टीप्लायर भी क्या होगा? बढ़ेगा। अगर एमपीसी कम हो रही है तो मल्टीप्लायर भी क्या होगा? कम होगा। चूंकि यहाँ पर एमपीसी बढ़ रही है तो मल्टीप्लायर भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? सी। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू किन्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज। किन्स के अनुसार मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट क्या है एम्प्लॉयमेंट का? बेज रेट, पॉपुलेशन, इफेक्टिव डिमांड या टेक्नोलॉजी? तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? इफेक्टिव डिमांड। अगला क्वेश्चन है हमारा अकॉर्डिंग टू किन्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज। किन्स के अनुसार रोजगार का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अकॉर्डिंग टू किन्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज। किन्स के अनुसार रोजगार का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक कौन सा है? बेज रेट, पॉपुलेशन, इफेक्टिव डिमांड या टेक्नोलॉजी? तो रोजगार का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक क्या है हमारा? इफेक्टिव डिमांड। किन्स ने इफेक्टिव डिमांड की बात कही है। नेक्स्ट इज एग्रीगेट डिमांड मेनली कंसिस्ट ऑफ। एग्रीगेट डिमांड जो है वो किससे मिलकर बनी है? कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट से, रेंट एंड प्रॉफिट से, टैक्स एंड सब्सिडी से, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट से? तो जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है वो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट से मिलकर बनी है। नेक्स्ट इज अब जो क्वेश्चन है हमारा जो एमपीपीएससी 2024 का जो पेपर था उसमें आया था किन्स ने एक्सेप्ट किया है फुल एम्प्लॉयमेंट को, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को, शेष लॉ को या बेज थ्योरी को? तो किन्स ने किसको एक्सेप्ट किया है? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को एक्सेप्ट किया है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 2022 में आया था एग्रीगेट डिमांड से। एग्रीगेट डिमांड
डिपेंड्स अपॉन एग्रीगेट डिमांड जो है किस पर डिपेंड करती है, कंजम्पशन फंक्शन पर, इन्वेस्टमेंट फंक्शन पर, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन दोनों पर, या बेज रेट पर। तो एग्रीगेट डिमांड किस पर डिपेंड करती है, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू क्या होता है, सी प्लस आई, ये दोनों का आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस सीरीज़ का, बीच वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट रिगार्डिंग किन्स एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। किन्स का जो एम्प्लॉयमेंट थ्योरी है उसमें सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट कौन सा है उनका, मतलब सबसे व्यापक कथन कौन सा है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं, एम्प्लॉयमेंट डिपेंड ऑन बेज फ्लेक्सिबिलिटी, क्या एम्प्लॉयमेंट बेज फ्लेक्सिबिलिटी पर डिपेंड करती है। एम्प्लॉयमेंट डिपेंड ऑन इफेक्टिव डिमांड विच इज़ डिटरमाइंड बाय एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, जो एम्प्लॉयमेंट है वो एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड पर डिपेंड करती है और जो कि कैसे निर्धारित होती है, डिटरमाइन होती है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई से। एम्प्लॉयमेंट डिपेंड ऑन पॉपुलेशन ओनली, एम्प्लॉयमेंट डिपेंड ऑन मनी सप्लाई ओनली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, एम्प्लॉयमेंट डिपेंड ऑन इफेक्टिव डिमांड विच इज़ डिटरमाइंड बाय एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई। जो एम्प्लॉयमेंट है वो हमारा इफेक्टिव डिमांड पर डिपेंड करेगा और जो कि निर्धारित होती है एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इंटरसेक्शन पॉइंट पर, जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू हो जाती है, वहाँ पर क्या होता है, इफेक्टिव डिमांड होता है और यहीं हमारा एम्प्लॉयमेंट डिटरमाइन करने का पॉइंट होता है। तो इस प्रकार आज हमने 100 MCQs देख लिए हैं इस टॉपिक के। आज हमने कॉन्सेप्ट को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया है क्योंकि कल नेशनल इनकम का जो टॉपिक हमने एक्सप्लेन किया था उसको एक्सप्लेन करने में हमें 2 घंटे लग गए थे, तो वो वीडियो काफ़ी लंबी बन गई थी, इसलिए आज हमने शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है। थोड़ा स्पीड से हमने आज MCQ भी सॉल्व करवाए हैं, तो अगर आपको स्पीड से लग रहे हैं तो थोड़ा आप स्लो कर लीजिएगा ताकि आपको स्पीड का इशू ना रहे। बाकी हमने आज पूरी कोशिश की है कि काफ़ी अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया जाए और इसी प्रकार आगे भी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो अगर आप पहली बार हमारे वीडियो चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहें, तुरंत आप तक पहुंच जाएं। और इसी तरह आप हमारे वीडियो देखते रहें, हमें सपोर्ट करते रहें, वीडियो को शेयर करें और हमारे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। आपका वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको यह MCQ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छे लगे होंगे और आपकी तैयारी को एक नई दिशा मिली होगी। अगर वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल दिग्विजय इकॉन लैब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी दिग्विजय इकॉन लैब से जुड़ जाएँ ताकि आपको सभी नोट्स, MCQ और इम्पोर्टेंट अपडेट्स सबसे पहले मिल सके। याद रखिए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ही एग्ज़ाम सक्सेस की सबसे बड़ी कुंजी है। मैं मिलता हूं आपसे अगली शानदार वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।